हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत बेतामी से होती है, जो कि एक वेब पोर्टल में काम करती है, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि टेली कर बताती है कि लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ही चीजें ट्रेंडिंग में आती है। अगर ये लोग चाहे तो लोगों की सर्चिंग को छुपा भी सकते हैं। मैनेजर जोए बेतामी को अपना आइडल मानता है, लेकिन बेतामी ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो अपने काम पर कुछ ज्यादा ही फोकस रखती है। ऑनलाइन की दुनिया में अगर पहले नंबर पर इनकी कंपनी यूनिकॉर्न आती है तो दूसरे नंबर पर बेरू कंपनी आती है। दोनों का हमेशा ही कंपटीशन रहता है। बेतामी को पता चलता है बेरू के यूजर्स अचानक से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी सीनियर का ग्योंग अपनी मर्जी से कुछ ट्रेंडिंग चीजों को डिलीट करवा देती है। बेतामी उसे ऐसा करने से मना करती है। गा क्योंग बेतामी की अच्छी दोस्त भी होती है, लेकिन ये सब कुछ वो मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि उसे ये सब कुछ उसकी सासू मोम करा रही होती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थी। और गाकियों का हस्बैंड दूसरी लड़कियों के साथ बार में गुलछड़े उड़ाता है, और उसे तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इनकी कंपनी में काम करने वाली जोरा, वो इनके दुश्मन कंपनी बीरू की बहुत ही बड़ी फैन है। इसने वहाँ पर कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन कभी इसे वहाँ पर लिया नहीं गया। बेतामी को रेस्टोरेंट में एक लड़की मिलती है, जो कि मीट का सिर्फ एक पोर्शन ही खरीदना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर दो मिल रहे थे, इसलिए बेतामी उसके साथ अपना फूड शेयर कर लेती है। जब उसे पता चलता है कि ये लड़की पियानो में मेजर कर आई है, वो भी अब्रोड से, इसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए ये बेतामी को ही अपना फ्रेंड बना लेती है। इनकी कंट्री में इलेक्शन भी चल रहे होते हैं। बेतामी इस लड़की को बताती है पक्का ही ये चुनाव सियोंग होंग ही जीतेगा। दोनों नॉमिनीज के बीच में बहस हो रही होती है। नंबर 1 नॉमिनी दूसरे वाले पर इल्जाम लगा रहा होता है, तुमने तो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था, तुम रिश्तों के मामले में काफी ज्यादा बुरे हो। दूसरा पहले वाले नॉमिनी को बोलता है, मुझे तो अकेला रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर था, जबकि तुम्हारी वाइफ भी थी। इसके बाद ये बात ट्रेंड करने लग जाती है, और जिसकी बेइज्जती हो रही होती है उसी की पॉलिटिकल पार्टी के लिए ग्याक्योंग की सासू मोम काम करती थी। ये मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा होता है, इसलिए बेतामी भी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन एकदम से ये मुद्दा ट्रेंडिंग से हटकर लास्ट में चला जाता है। इसे पता चल जाता है ग्याक्योंग ने ये डिलीट करवा दिया। बेतामी उसे समझाने लग जाती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस मुद्दे को डिलीट कर तुम दूसरे वाले के खिलाफ जा रही हो, पर तुम्हें शायद पता नहीं है कि वही प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद देखना वो हमारी कंपनी का कितना बुरा हश्र करेगा। लेकिन ये बेचारी तो सिर्फ अपनी सासू मोम के कहने पर ही चलती है। जो प्रेसिडेंट बनने वाला था वो नॉमिनी ने धमकी देकर चला जाता है, अब मुझे तुम लोग कोर्ट में मिलना। जैसा कि बेतामी ने कहा था, प्रेसिडेंट वही बंदा बन जाता है। चोय बोंगी ने सबके साथ इसी बात पर शर्त लगा रखी होती है, और वो सबसे जीत जाता है, क्योंकि बेतामी ने उसे बताया था कि वही जीतेगा, क्योंकि सब लोग उसी का नाम सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं और उसे ही सब सर्च करते हैं उनके बारे में और जानने के लिए। बेतामी काफी ज्यादा टेंशन में आ गई होती है। इसी टेंशन को दूर करने के लिए वो मार्केट में गेम खेल रही होती है। वो हमेशा ही जीतती है, और अपने से हारने वाले से वो कभी देखती भी नहीं है। लेकिन अचानक से एक प्लेयर आता है और वो अपने सारे पैसे गंवाने लग जाती है, और जैसे ही वो उस गेमर को देखती है तो देखती ही रह जाती है। ये इसे एक और मैच खेलने के लिए बोलती है, पर वो उसे मना कर चला जाता है कि आज तो तुम मुझसे नहीं जीतने वाली, थोड़ी और प्रैक्टिस करो। जिसके बाद वो रात भर बैठकर वहीं पर खेल रही होती है और प्रैक्टिस करती है। तभी वो बाहर आकर देखती है कि ये इसका वेट कर रहा होता है। वो उसे वेट करने का रीजन बताता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैंने तुम्हें इसलिए हराया क्योंकि तुम हारने वाले की तरफ देखती ही नहीं हो, तो हारने के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था। उसके बाद वो पियानो पर उसे म्यूजिक प्ले कर सुनाता है, और उसे एक गेम की बात बताता है। एक लड़का लास्ट लेवल पर है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दुश्मन से बचाना है, जो कि हजारों सालों से वहाँ पर कैद है, और उस टाइम पर ये म्यूजिक बज रहा है। क्या ये रोमांटिक म्यूजिक सही रहेगा, वो भी फाइटिंग टाइम पर? बेतामी बोलती हाँ, क्योंकि उसके अंदर यही फीलिंग्स चल रही होंगी। बेतामी उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। ऊपर से उन्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो सोच रही होती है, मैं 38 की हो गई तब भी मैंने ऐसी हरकत कर दी, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंपनी में जाती है। लेकिन वो सब याद कर उसका तो दिमाग खराब हो जा रहा होता है। इधर गाक्योंग के ऊपर केस ठुक जाता है कि वो सच में से
वर्ड्स को डिलीट करती है। उसकी सासू मोमो से बोलती है, अगर तुम ये केस लड़ने के लिए जाओगी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम खराब होगा, इसलिए अपनी कंपनी में से किसी और को भेज दो। इसके बाद सारा इंजाम बेतामी के सर पर लगा दिया जाता है, जिसने पहले ही इन्हें मना किया था ये सब करने के लिए। इसे बोलकर भेजा जाता है कि हमारी कंपनी का नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, तुम सब कुछ अपने सर ले लो, उसके बाद हम तुम्हारा प्रमोशन भी कर देंगे। लेकिन जब कोर्ट में उससे पूछा जाता है क्या तुम सच में कीवर्ड्स डिलीट करती हो, तो वो बोल देती है हाँ, हमारी कंपनी को कुछ कीवर्ड्स डिलीट करने पड़ते हैं ताकि हम बच्चों को इन सब चीजों से दूर रख सके। और जिसने इस पर केस किया था वो से भी बोलती है, हमने आपका भी तो एक मुद्दा दबाया था लगभग 11 साल पहले, जो कि किसी एयरटेल साइट पर एक माइनर सेक्स वर्कर को ढूंढ रहा था, जो कि बिल्कुल इलीगल था। जिसके बाद ये बात भी ट्रेंडिंग करने लग जाती है और इस प्रेसिडेंट की तो बेइज्जती हो जाती है, लेकिन बेतामी तो फेमस हो जाती है। रिपोर्टर तो उसके आगे पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि इनकी कॉम्पिटिटर बैरू कंपनी की एम्प्लॉय की कार होती है और वो उसे जल्दी से यहाँ से कार भगाने के लिए बोल रही होती है। मोर्गन भी उसे देख रहा होता है, इसने कितनी बहादुरी का काम किया है, लेकिन बेतामी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी कंपनी को और भी ज्यादा खतरे में डाल दिया था ये बातें बोल कर कि सच में वो लोग कीवर्ड्स डिलीट करते हैं। और दूसरी बात, वो प्रेसिडेंट पता नहीं अब कंपनी का क्या ही करेगा। जिसके बाद ये मरने की सोचती है, लेकिन इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से कूद सके। ऑफिस में आने के बाद गोंगी उसे बताता है, आपको ग्यागोंग ने बुलाया है, लेकिन वो तो इसे ही ग्यागोंग के पास भेज देती है, क्योंकि उसे पता था कि इसे डांट पड़ेगी, और खुद वो उसकी जगह पर चली जाती है, जहाँ पर एक गेमिंग कंपनी गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक लॉन्च कर रही होती है। बेतामी को ये म्यूजिक काफी ज्यादा जाना पहचाना लगता है, जबकि ये गेम तो बस आज ही रिलीज हुआ था। तभी उसे पता चलता है ये तो वही बंदा है जिस पर वो उस दिन लट्टू हो गई थी। म्यूजिक काफी ज्यादा रोमांटिक होता है, इसलिए सभी लोग उससे पूछते हैं फाइटिंग वाली गेम में ऐसा म्यूजिक, तो वो बंदा बताता है उस पर्सन के अंदर तो यही फीलिंग चल रही होगी ना, जो कि 1000 साल से फंसी हुई अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खेल रहा है, क्योंकि वो उसके लिए वन नाइट स्टैंड नहीं है। बेतामी अपनी नजर चुराकर वहाँ से भाग रही होती है और उसे होश भी नहीं रहता कि गलती से वो जेंट्स वॉशरूम में घुस गई है। अभी वहाँ से निकलने पर उसे मोगन मिल जाता है और बोलता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। बेतामी उसकी शर्ट साफ करने लग जाती है। वो बोलता है, तुम्हें आदत है क्या जब भी हम मिलेंगे कि तुम मुझे किस करोगी। बेतामी उसे पूछती है, तुम्हारी एज कितनी है। वो बोलता है, मैं माइनर तो नहीं हूँ जो तुम पर कोई केस हो जाएगा। तभी वहाँ पर बाकी के एम्प्लॉय आ जाते हैं। इसके बाद बेतामी गाकियों से मिलने के लिए पहुंचती है और अपने पहले के दिनों को याद करती है, जब ये दोनों काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन आज गाकियों से बोल रही होती है, तुम्हें दोबारा से उसी केस की सुनवाई के लिए जाना होगा और इस कंपनी के लिए सारा ब्लेम तुम्हें अपने ऊपर लेना होगा। लेकिन बेतामी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो कंपनी से आई रही होती है, तभी उसे मोर्गन कॉल करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब ये दोनों पहली बार मिले थे तो मोर्गन ने उसे अपना नंबर दिया था। प्रेजेंट में बेतामी अभी भी ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे कि इनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो, और उसे बोलती है, तुम्हारी शर्ट गंदी करने के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। और वो बोलता है, उस रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। बेतामी बोलती है, झूठ क्यों बोल रहे हो, हुआ तो था। वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें याद है, फिर तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो जैसे कुछ हुआ नहीं। बेतामी उसे पैसे देने लग जाती है। वो बोलता है, अच्छा तो अब तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे दे रही हो। बेतामी बोलती है, उस दिन मैंने ड्रिंक कर रखी थी इसलिए मुझसे गलती हो गई। वो बोलता है, लेकिन ना ही मैंने ड्रिंक की थी और ना ही कोई गलती की है। बेतामी उसे परेशान हो जाती है, तुम हो क्या। वो बोलता है, वही जिसे तुमने किस की। इसके बाद वो जाकर अपने रूममेट्स को भी जानबूझकर दिखाता है कि आज उसे किस मिली। बेरू कंपनी का सीईओ बेतामी के सामने ऑफर रखता है, तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि अपने साथ साथ तुम अपने टीम मेंबर्स को भी ला सकती हो। बेतामी उसे मना कर देती है, मैं 13 साल से इसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, ये कंपनी मेरे फैमिली की तरह है। इसके बाद वो अपनी कंपनी में आकर इंटरव्यू वाला दिन याद करती है, लेकिन आज उसे बताया जाता है कि उसे इस कंपनी से निकाल दिया जा रहा है। उसे अपनी फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये लोग उसे जॉब से निकाल पाते इससे पहले वो अपना रिजाइन लेटर पकड़ा देती है और उनसे काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करती है।
तो मदर इन लॉ से बोलती है तुम आराम से अपनी सीट पर बैठो। वो बोलती है मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपकी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ। ये सब कुछ उसने अपनी मदर इन लॉ के कहने पर किया था, पर अब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट डे वो अपने रोज की रूटीन की तरह उठती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अब वो बेरोजगार हो चुकी है, जिसके बाद उससे अपना खाली टाइम काटे नहीं कट रहा था। वो टीवी भी देखती है, लेकिन उससे भी उसका टाइम नहीं कट रहा था, इसलिए वो अपनी उस फ्रेंड के पास जाती है जो पियानो में मेजर कर आई थी और ये उसी धुन को सीखना चाहती थी जो मॉर्गन ने उसके सामने प्ले की थी। मॉर्गन इनकी कंपनी में फिर से अपनी म्यूजिक मीटिंग के लिए आया होता है। काग्योन से पूछता है आज बेतामी मीटिंग में क्यों नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट पल ही उसे पता चल जाता है कि उसे तो जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो उसे फोन करता है और उसे पता चलता है कि वो बार में टल्ली होकर बैठी हुई है। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो बेतामी उस रात वाली बात करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे उसके घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन इससे पहले तो वो मैडम बेहोशी हो जाती है। उसके बाद वो कार के बाहर खड़ा होकर उसके उठने का वेट करता है, क्योंकि इस मैडम ने तो उसे घर का पता बताया ही नहीं था। घर पर आने के बाद वो अपनी फ्रेंड को देखकर थोड़ी खुश हो जाती है, जो कि उसे उसका रिजाइन लेटर वापस कर देती है और उसे बोलती है इसका मतलब ये है कि तुमने रिजाइन नहीं दिया, हमने तुम्हें जॉब से निकाला है। बेतामी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे सुनाने लग जाती है। इसके बाद वो अंदर आकर देखती है कि मॉर्गन भी उसकी सारी बातें सुन रहा था, जो कि उसे पियानो गिफ्ट करने के लिए आया होता है। इस प्रेसिडेंट फिर से आकर उसे परेशान करना स्टार्ट कर देता है। वाह, तुम्हें तो तुम्हारी जॉब से भी निकाल दिया गया है, जिसके लिए तुमने कितनी ज्यादा वफादारी निभाई है। इसके बाद वो पेरू कंपनी में कॉल कर देती है, मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए आ रही हूँ। और उसके बाद वो अपने सारे एम्प्लॉयज को भी चैलेंज कर देती है, मैं दूसरी कंपनी में जा रही हूँ, इसलिए अब आप लोग मुझसे फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन उसका फैन चॉय उसे बोलता है मैं भी आपके साथ उसी कंपनी में जाऊंगा। और उसे तो पहले से ही ऑफर मिला था कि ये अपने ग्रुप को भी अपने साथ लेकर आ सकती है। और इसके बाद वो अपनी उस फ्रेंड जो कि यूनिकॉर्न कंपनी की कैंटीन में काम करती है और बेरू कंपनी की फैन, उसे भी वो वहाँ से लेकर बेरू कंपनी में आ जाती है। वहाँ का मॉल यूनिकॉर्न कंपनी से काफी ज्यादा अलग होता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात स्कारलेट से हो जाती है। स्कारलेट तो शॉक हो जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। कंपनी से निकलने से पहले ये अपनी कंपनी के बुलेटिन बोर्ड पर एक लंबी सी स्पीच लिख कर आई थी कि वेब पोर्टल कंपनी को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, लोगों के ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि उसकी दोस्त ने किया था, जिस पर उसे काफी ज्यादा इंसल्ट फील होती है। इधर बेरू कंपनी का सीईओ इन सभी को एक टीम में कर बेतामी को उस टीम का लीडर बना देता है, जो कि स्कारलेट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए बोल देती है मैं इस टीम में नहीं रहना चाहती हूँ। बेतामी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मैं इस कंपनी को नंबर 1 पर ला सकती हूँ। स्कारलेट उसे बोलती है तुम्हारे पास 6 महीने हैं, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ठीक, वरना अपने आप ही रिजाइन दे देना। वे वहाँ पर गेंग्योंग आकर बेतामी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन स्कारलेट उसे रोक लेती है, लेकिन फिर भी वो उसे चाटा मार देती है। बेतामी बोलती है अच्छा, तुम्हें इंसल्ट फील हो ही गई। पहले मुझे लगा मुझे वो स्पीच नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन ये चाटा खाकर मुझे पता चल गया कि तुम्हारी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। और इधर डिसाइड हो चुका था अगर बेतामी को इस कंपनी में रहना है तो उसे बेरू कंपनी को फर्स्ट नंबर पर लाना ही होगा। इनकी टीम में सभी लोगों के इंग्लिश नेम थे, इसलिए ये भी अपना इंग्लिश नेम बना लेती है, जैसे कि ये बन गई थी एली और ये जोसेफ और ये तामी। इनकी कंपनी में कोई भी काम फॉर्मल वे में नहीं होता, सबकी खुद की मर्जी होती है। जैसे कि इस डिनर को स्कारलेट कभी भी अटेंड नहीं करती। सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने स्कारलेट को मना कैसे लिया। बेतामी बोलती है तुम लोग उससे डरते क्यों हो, भला वो कौन सा मुझे चाटा मारती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक ठरकी बंदे ने स्कारलेट को छेड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद स्कारलेट ने उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से धुलाई की थी। इवन उसने तो उसे लिफ्ट में से बाहर जाने भी नहीं दिया था, और इस चक्कर में स्कारलेट के ऊपर केस भी हो गया था। ये सब सुनने के बाद बेतामी भी थोड़ा डर जाती है। इधर गाग्योंग और स्कारलेट एक दूसरे को बचपन से जानती हैं। यहाँ से निकलते ही स्कारलेट उसे एक एक्सीडेंट से बचा लेती है। गाग्योंग तो ऐसे घूर रही होती है जैसे कि वो किसी लड़के को घूर रही हो। बेचारी स्कारलेट को ही शर्म आ जाती है। स्कूल टाइम में भी स्कारलेट हमेशा उसकी हेल्प किया करती थी, चाहे फिर उसे खुद चोट क्यों ना लग जाए। आज इन दोनों को बेतामी साथ में देख लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था इन दोनों का रिश्ता क्या है। इधर मॉर्गन बैठा हुआ
बेतामी की वही वायरल वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। उसके बाद वो बेतामी को बहुत सारे मैसेज करता है जिसे बेतामी देखती तो है लेकिन वो किसी का भी रिप्लाई नहीं देती। लेकिन जब वो उसे मैसेज भेजता है, अब तो तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे मैसेज नहीं कर रही, तभी वो उसे मैसेज कर बताती है मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं जॉबलेस नहीं हूँ और जब मैं काम पर से आऊंगी तो तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। इधर स्कारलेट एक ड्रामा देख रही होती है जिसमें एक बहुत ही कमीने टाइप का हीरो होता है जिसने इस बूढ़ी लेडी की बेटी को मार दिया होता है और ऊपर से उस बुड्ढी को बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास तो अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये सुनकर स्कारलेट को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कोई भी इंसान इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है, जबकि ये तो सिर्फ ड्रामा की बात थी। स्कारलेट के वापस आने पर बेतामी तो एकदम से डर जाती है, कहीं ये इसे मारने तो नहीं आई। वो बोलती है क्या है ना, मुझे ऐसे लोगों की आदत नहीं है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो। फिर गागियों को पता चलता है उसके पति ने घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स मंगाए हैं जिस पर वो उसे थैंक्स बोलने के लिए आती है और उसे बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसका पति बोलता है क्या हमारा रिश्ता बाकी कपल्स की तरह नहीं हो सकता है, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों रहती हो और मुझे हमेशा मेरे फैमिली के बेस पर ही ट्रीट क्यों करती हो। वो बोलती है हाँ हम दूसरे कपल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो स्कारलेट को पसंद करती है। एक्चुअली में उसे लड़कियां पसंद थी तो उसे अपना पति कैसे पसंद आता। इधर स्कारलेट के पास एक कॉल आता है, वो उसे काट कर तुरंत वहाँ से चली जाती है। बेतामी को तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, ये बार बार जाकर गाक्योंग से क्यों मिलती है। इसके अंदर आने पर जब ये दरवाजा नहीं खुलता तभी कोई उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है जब तक तुम इसे टच कर रखोगी ये नहीं खुलेगा। एक्चुअली में ये बंदा बेतामी को पहले से ही जानता था लेकिन बेतामी उसे नहीं जानती थी और ये बंदा बेतामी के कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रहा होता है जो कि दूर से मोर्गन भी देख रहा होता है और वो बेतामी को बोलता है मैं सिंगल हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। वो बोलता है अच्छा तो तुम इसके साथ मिलती हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी को डेट नहीं करना चाहिए। मोर्गन उसे बोलता है क्या मैं उसे एक दो गालियां सुना दूं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ गालियों में, लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। मोर्गन उसे पूछता है तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम उसे नहीं जानती हो। वो बोलती है हाँ मैं उसे नहीं जानती हूँ। मोर्गन उसे बताता है तुम उस वीडियो में ना काफी ज्यादा कूल लग रही हो, मैं पहली बार ऐसे बंदे को अपने सामने देख रहा हूँ जिसे मैंने टीवी पर भी देखा है। अब मुझे समझ में आया कि लोग स्टार्स को डेट क्यों करते हैं। जब मैं हाई स्कूल में था ना तब मैं गर्ल्स जनरेशन का फैन था, लेकिन उसके बाद अब मैं तुम्हारा ही फैन बना हूँ। वो पूछती है क्या जब तुम हाई स्कूल में थे तब गर्ल्स जनरेशन थी, आखिरकार तुम्हारी एज कितनी है। वो बताता है कि 28, जबकि बेतामी तो 38 की होती है। वो उसे बोलती है आज के बाद तुम मुझे कभी मत मिलना, मैं अपनी से इतनी छोटी उम्र वाले बंदे को डेट नहीं करना चाहती, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भले ही तुम्हारे लिए वो रात काफी ज्यादा अच्छी होगी पर मुझे तो याद भी नहीं है, और वैसे भी मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली है इसलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास डेट करने का टाइम नहीं है। मोर्गन उसे बोलता है तुम मुझे वन नाइट स्टैंड की तरह याद क्यों रखती हो, हम दिन में भी साथ में रह सकते हैं जैसे कि आज हम रहे। मीटिंग के टाइम पर गाग्योंग उसे घुर घुर कर देख रही होती है क्योंकि उसे पता था कि इसने उसे देख लिया था बेतामी के साथ मिलते हुए। इधर बेतामी प्लान बनाती है कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिसमें हम यूनिकॉर्न कंपनी को अपने से कम दिखाएंगे। अभी बेरो कंपनी के बहुत ही कम यूजर है और वो सभी को सर्च कर दिखा देती है। इसका फायदा उठाकर हम उन्हें बताएंगे कि बेरो यूनिकॉर्न से फास्ट है, और अगर हम ऐसा ऐड करते हैं और यूनिकॉर्न हम पर केस कर देता है तब भी बेरो कंपनी ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगी क्योंकि सभी को लगेगा कि यूनिकॉर्न इनसे डर गया। इस काम में काफी ज्यादा रिस्क था, ऊपर से स्कारलेट को उसकी हर बात बुरी लगती है इसलिए वो इसे करने से मना कर देती है। लेकिन बेतामी बोलती है अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी मैं लूंगी। इसके बाद ये लोग उस एड के लिए सबसे पॉपुलर एक्टर को हायर करते हैं। 3 दिन के अंदर ही इन लोगों को एड कंप्लीट करनी थी, लेकिन एंड टाइम पर वो एक्टर इनके पास आता ही नहीं क्योंकि उसे यूनिकॉर्न कंपनी हायर कर लेती है। बेतामी स्कारलेट से आकर पूछती है कहीं तुमने अपनी उस फ्रेंड गाग्योंग को तो नहीं बता दिया, शायद तभी उसने हमारे एक्टर को चोरी कर लिया हो। स्कारलेट बोलती है अच्छा तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, इल्जाम तो मैं भी तुम पर लगा सकती हूँ क्योंकि पहले तुम उसी कंपनी के लिए काम करती थी, शायद तुमने ही उन्हें बताया हो, वैसे भी तुमने ही सबकी जिम्मेदारी ली थी ना तो अब उठाओ ये जिम्मेदारी। तभी उसे मोर्गन का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है लेकिन ये यहाँ पर उसका वेट ही करता रह जाता है।
बेतामी रात को उसके पास जाती है और उसकी बात को सुने बिना ही उसे बोलती है, मैं तुमसे अब कभी मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती और ना ही मेरे पास टाइम है। यही बात क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। मॉर्गन बोलता है, तुमने तो सच में मुझे वन नाइट स्टैंड ही बना दिया। बेतामी प्लान बनाती है कि बिना एक्टर के ही वो एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, जिसमें दिखाया जाता है कि यूनिकॉर्न सभी को काफी स्लो रिजल्ट देता है, जबकि बेरू बहुत ज्यादा फास्ट रिसर्च करता है। ये एड काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और यूनिकॉर्न कंपनी डिसाइड करती है कि वो लोग बेरू कंपनी पर केस करेंगे, लेकिन काग्योंग समझ जाती है ये काम बेतामी का ही है, जो कि यही चाहती है कि ये लोग उस पर केस करे और सभी यूजर को पता चले कि यूनिकॉर्न कितनी ज्यादा फट्टू है। वो बेरू कंपनी से डर गई, इसलिए वो केस करने से मना कर देती है। इसके बाद बेरू के यूजर पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोग बेरू को ही सर्च कर रहे होते हैं। इसके बाद बेतामी स्कारलेट से परेशान हो जाती है, क्योंकि बेतामी जो भी करना चाहती थी स्कारलेट हमेशा उसके खिलाफ ही होती थी। बेतामी उससे परेशान होकर एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसे कोई फोन कॉल ही ना आए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता था। यहाँ पर इसे अपना यूनिकॉर्न कंपनी वाला फ्रेंड मिल जाता है। वो उसे बोलता है ये वाली जगह तो सिर्फ यूनिकॉर्न वाले लोगों के लिए ही है। बेतामी उससे कंपनी का हाल चाल पूछती है। उसका फ्रेंड बताता है सब कुछ ठीक है, पर ग्योकोंग ने अचानक से ही उस म्यूजिक कंपनी वाले डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बेतामी समझ जाती है उससे बदला लेने के लिए ही गाक्योंग ने मॉर्गन को कंपनी से निकाल दिया है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे पूछती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। बोलती है मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेतामी उससे पूछती है ऐसा मैं क्या करूँ जो तुम उसे अपनी कंपनी में वापस ले लो। वो बोलती है बैरो कंपनी में रहकर तुम यूनिकॉर्न की साइड ले लो, यानी कि बैरो कंपनी को धोखा दे दो। ज्यादा सोचने के बाद वो मॉर्गन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बोलती है तुम्हें जो जॉब से निकाला गया है ना, वो मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सॉरी हूँ, पर कैसे भी कर एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब लौटा दूंगी। वो बोलता है अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो तुम मेरे हर मैसेज का रिप्लाई देना, हर कॉल को रिसीव करना और मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने के लिए आना, और मुझे और कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो मॉर्गन को याद करते हुए अपने कलीग से उसकी एज पूछती है। जैसे ही वो 28 बताता है वो बोलती है अरे उसकी भी इतनी ही है। वो उसे पूछती है सच बताओ क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, क्या मैं प्रिटी दिखती हूँ। लेकिन वो बोलता है मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आज इंटरनेट पर एक लड़की ट्रेंड कर रही होती है क्योंकि उसका बच्चा गुम हो गया होता है, और वो सभी को रिक्वेस्ट कर रही होती है इस बात को फैलाने के लिए ताकि उसे उसका बच्चा मिल जाए। और ये सोच रही होती है इनका इंटरनेट लोगों की किस तरीके से हेल्प करता है, ये इस बारे में सोच ही रही होती है। तभी मॉर्गन उसकी लेग पर पेन चलाने लग जाता है जहाँ जहाँ से उसकी सॉक्स फटी हुई थी, और उसे बोलता है जब तुम इसे उतारोगी ना तो तुम्हें मेरी याद आएगी। के बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उसे स्कारलेट मिलती है। वो स्कारलेट से पूछती है तुम्हारा गाक्योंग के साथ क्या रिश्ता है। स्कारलेट उसे बोल देती है तुम और मैं इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं है कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। तभी उसे याद आता है कि जो लड़का 2-3 दिन पहले उसे मिला था वो तो कभी उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है, वो कॉलेज में थी। स्कारलेट एक्साइटेड होकर उसे पूछने लग जाती है क्या वो बंदा तुम्हारा एक्स रह चुका है। वो भी बोल देती है हम दोनों इतने क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बात बताऊं। इधर मॉर्गन गाक्योंग के पास आता है और अपना फोन रखकर बोलता है देखो जरा मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सच में तुमने मुझे सिर्फ इसलिए जॉब से निकाल दिया क्योंकि मैं बेतामी को जानता हूँ, पर मुझे पता है तुम्हारी कंपनी को मुझे से लोगों की जरूरत है। जैसे तुमने बिना रीजन के मुझे निकाल दिया ऐसे ही बिना रीजन के मुझे वापस रख लो। उसका ये एटीट्यूड गाक्योंग को काफी ज्यादा पसंद आता है। इधर बेतामी की मुलाकात अपने एक्स से दोबारा हो जाती है। वो उसे बोलता है तुमने मुझे पहचान लिया ना। बेतामी उसे बोलती है उस वक्त मैं 22 साल की थी, मैंने तुम्हें 1-2 दिन डेट क्या कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। तभी उसे पता चलता है ये इनकी गेमिंग कंपनी के डिपार्टमेंट का हेड है, यानी कि ये मुगन को यहाँ पर जॉब दे सकता है। जब वो उसे डिनर के लिए पूछता है तो वो एकदम से मान जाती है क्योंकि वो उससे अपना काम निकलवाना चाहती थी, लेकिन वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रहा होता है। बड़ी मुश्किलों से वो उसे मॉर्गन की जॉब के बारे में बात करती है। तभी मॉर्गन उसे मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो देखता है ये बंदा तो किसी और लड़की के साथ है जो कि इससे एज में काफी ज्यादा कम थी। बेतामी भी उसे देख लेती है और बोलती है अभी तो ये मेरे पीछे था लेकिन अब इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। मॉर्गन भी ये बात सुन लेता है और बोलता है क्या सच में वो अभी तुम्हारे साथ था।
यानी कि तुम्हें याद आ गया है, अब बताओ मुझे कि ये कौन था। बेतामी उसे बताती है, जब मैं 22 साल की थी तो मैंने 1-2 बार इसकी तरफ स्माइल पास कर दी थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद मॉर्गन उसे बोलता है, यानी कि जिस उम्र में तुम बार और क्लब्स में होती थी मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। जब तुम प्यार में थी तो मैं किताबें पढ़ता था। दूसरी तरफ स्कारलेट अपना ड्रामा देख रही होती है, जिसमें इस कमीने एक्टर ने अपनी वाइफ को तो मार ही दिया होता है और इस एपिसोड में तो वो अपनी बेटी से कम उम्र की लड़की को अपनी वाइफ बना कर ले आया था, जिस पर स्कारलेट को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जरूर ये बंदा अपनी रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, वरना ये कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर लेता है। स्कारलेट किसी के साथ चैटिंग कर रही होती है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। बेतामी भी उसका पीछा करती है, लेकिन ये तो इस बंदे से पूछने के लिए गई थी कि तुम्हारा बेतामी के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम उसके एक्स थे। लेकिन वो बंदा तो नो बोल देता है और इसके ऊपर भी लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। बेतामी ये सब देखकर सोच रही होती है क्या ये लड़का स्कारलेट को भी डेट कर रहा है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे मॉर्गन गेम खेलने के लिए बुला लेता है। वो अपना पुराने वाला गेम खेलना चाहती थी, लेकिन ये बोलता है उसमें तो मैं ही जीतूंगा, हम कोई नया गेम खेलते हैं। इसके बाद ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पहले तो बेतामी ही जीत रही होती है, लेकिन लास्ट टाइम पे आकर मॉर्गन जीत जाता है। इस वजह से बेतामी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जब तुम्हें इतना अच्छा खेलना आता ही था तो स्टार्टिंग में जीत क्यों नहीं रहे थे। इसके बाद पहले इसने जो 2 डॉट उसके पैर पे बनाई थी उसका वो एक हर्ट बना देता है। पहले की किसी पोस्ट को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने लाइक कर रखा होता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। काश मैं उसका अकाउंट हैक कर लूं और वो मेरे अकाउंट को देख भी ना पाए। एलेक्स उसे बताता है, हमारी टीम में हैकर टीम चीना है ना, जब वो कॉलेज टाइम में थी ना तो उसने सारे सिग्नल हैक कर लिए थे, सिर्फ इसलिए कि वो उस लड़की के साथ चल सके जिसे वो लाइक करती है। पुलिस को जब ये बात पता चली थी तो उसे 18 घंटे की जेल भी हुई थी, यानी कि इनकी टीम में क्रिमिनल रिकॉर्ड के 2 बंदे हो गए थे। एक्टर हान की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसमें वो एक होस्ट बार में काम कर रहा था। स्कारलेट उस वीडियो को अपनी साइट पर डालने से मना कर रही होती है, क्योंकि इसमें उसकी इंसल्ट होगी। बेतामी उसे बोलती है, हमें अपने यूजर्स को हर चीज दिखानी चाहिए, वरना हमें और यूनिकॉर्न में क्या फर्क रह जाएगा। हम इसे अपलोड नहीं करेंगे तो यूनिकॉर्न तो जरूर कर देगा, जिस वजह से हमारी साइट पीछे रह जाएगी। जिसके बाद वो अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो ट्रेंड करने लग जाती, जिसके बाद सभी लोग खान के बारे में बातें करने लग जाते हैं। ये एक बार में काम करता है। बेतामी के कहने पर ये बंदा मॉर्गन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुला लेता है। मॉर्गन समझ जाता है ये मुझे अपनी मर्जी से नहीं बुला रहा है, पक्का बेतामी ने इससे रिक्वेस्ट की होगी, इसलिए वो उसके साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर देता है। जबकि ग्या कोंग उसे उसकी जॉब वापस दे देती है और बेतामी को आकर बोलती है, क्या मॉर्गन ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? मुझे लगा तुम दोनों इतने ज्यादा क्लोज तो होंगे ही ना। इसके बाद वो मॉर्गन से आकर पूछती है, तुमने फिर से उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं बताया। लेकिन मॉर्गन उल्टा उससे सुनाने लग जाता है, तुम्हें उससे मेरे लिए रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो बंदा मेरी हेल्प करे, जो कि उस लड़की को डेट कर चुका है जिसे मैं लाइक करता हूँ। इधर हान गॉक्योंग के पास आकर रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज मेरा नेम अपनी ट्रेंडिंग लिस्ट में से डिलीट करवा दो। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया हूँ, सब लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, इसलिए तो मैंने बेतामी की कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया था। लेकिन गॉक्योंग ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद सभी को पता चलता है कि हान ने सुसाइड कर लिया है, जिस वजह से बेतामी को तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि उसने ही उसकी वीडियो डलवाई थी। इधर गॉक्योंग हान से मिलने के लिए आती है, क्योंकि वो उसका फ्रेंड होता है। उसने मरने की कोशिश की थी लेकिन वो मरा नहीं था। नेट पर वो मोम ट्रेंड कर रही होती है, जिसका बच्चा गुम हो गया था, आज उसे उसका बच्चा मिल गया था, जिस वजह से बेतामी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही उसे पता चल गया था कि हान भी जिंदा है। लेकिन अगले ही पल में उसके पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आने स्टार्ट हो जाती है और वो देखती है कि ट्रेंडिंग में उसका ही नाम है, क्योंकि हान के साथ उसका नाम जुड़ गया था। उसे वेब पोर्टल की डायरेक्टर स्पॉन्सर कर रही थी, जिसने उसके इस कांड के पता लगने के बाद उसे निकाल दिया और सभी लोगों को सिर्फ एक ही वेब पोर्टल की डायरेक्टर के बारे में पता था, जो कि बेतामी थी। इसलिए सभी को लग रहा था बेतामी ने ही हान को निकाल दिया और उस बेचारे ने मरने की कोशिश की। बेतामी तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी मॉर्गन उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बेतामी बोलती है, मैंने उसकी वीडियो को वायरल कराया था, लेकिन अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया है। मॉर्गन बोलता है, तुमने तो सबको सच्चाई बताई, गलती तो उन लोगों की है जो कि पहले हान को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें कर रहे हैं। इधर गॉक्योंग अपनी एक पार्टनर से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है बेतामी
जो कि ट्रेंड कर रही है, उसने ही हान को स्पॉन्सर किया होगा उस होस्ट बार में काम करने के लिए। वो बोलती है मुझे मालूम है उसने नहीं किया है, क्योंकि मैं उसे स्पॉन्सर करती थी और वो डायरेक्टर भी मैं हूँ। इधर बेतामी के टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो बेतामी का नाम सर्च में से डिलीट करवा देंगे। बेतामी उसे बोलती है जब हमने हान का नाम डिलीट नहीं किया तो आप लोग मेरा नाम डिलीट कैसे कर सकते हो? भले ही मैंने कुछ भी ना किया हो, पर हमें इसे डिलीट करने का कोई हक नहीं बनता। इसके बॉस इसे आज घर पर आराम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके घर के बाहर तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे होते हैं। इसलिए मॉर्गन ऐसे में उसे उसके घर नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। इवन उसका फोन भी ले लेता है ताकि वो चैन की नींद सो सके और ये सब ना देखे। लेकिन फिर भी वो मॉर्गन के लैपटॉप में सब कुछ देख रही होती है, कैसे उसके बॉस उसकी साइड ले रहे हैं कि बेतामी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में हेट कमेंट्स ही कर रहे हैं। तभी उसका नेट चला जाता है क्योंकि मॉर्गन ने बंद कर दिया होता है और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलता है मैंने तुम्हारी लेग पर वो हार्ट का शेप देखा, क्या तुम अभी तक नहाई नहीं हो? और जैसे ही वो उसके करीब आती है तो बोलता है तुम अपने स्ट्रेस को भुलाने के लिए आज मेरा इस्तेमाल कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। बेतामी बोलती है मैं तुम्हारा मिसयूज नहीं कर सकती, तुम सो जाओ, मैं भी जाकर सो रही हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी एम्प्लॉय बॉस को बोल रहे होते हैं हम बेतामी की कब तक इतनी साइड लेंगे और कब तक उसे मीडिया से बचाएंगे। बॉस बोलता है मैं तो अपने एम्प्लॉय को बचा कर ही रहूंगा। तभी हैकर जीना बताती है बेतामी का नाम किसी ने जानबूझकर ट्रेंड करवाया है। बेतामी अपने बॉस को बोलती है हमें पता लगाना चाहिए किसने किया है। बॉस बोलता है हमने तुम्हारी बहुत ज्यादा साइड ले ली है, अगर हम किसी और को ये काम करने के लिए कहेंगे तो सब जगह खबर फैल जाएगी। वेब पोर्टल होने के बावजूद भी वो लोग इतना भी नहीं कर पाए, इसलिए अब थोड़ा तुम्हें भी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। ये सारी बातें जीना भी सुन रही होती है और स्कारलेट को भी बेतामी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो लोग उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं पहले तुमने उसे स्पॉन्सर किया और फिर तुमने उसे जॉब से निकाल दिया, तुम जैसे लोगों की वजह से उस बेचारे ने मरने की कोशिश की। लेकिन बेतामी भी इसे खींचकर मारती है और बोलती है मेरे जैसों की वजह से नहीं बल्कि तुम जैसों की वजह से, तुम लोगों की वजह से ही लोग मरने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम लोग टॉर्चर करते हो। इसके बाद ये उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सिग्नल नहीं आते, लेकिन आज मॉर्गन का कॉल यहाँ पर भी लग जाता है। वो तो काफी ज्यादा शौक भी हो जाती है और खुश भी, और वो उसका फोन उठाकर रोना स्टार्ट कर देती है। तभी मॉर्गन उसे लेने के लिए आ जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है तुम रोई क्यों थी? वो बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रही थी, और वो उसके लिए कुछ मेकअप का सामान लेकर आ जाता है, इसे इस्तेमाल कर लो। वो बोलती है क्यों, मैं इतनी ज्यादा अगली लग रही हूँ क्या? वो बोलता है हाँ इतनी ज्यादा अगली लग रही हो, वो जो तुम्हारा एक्स है ना तुम्हें दोबारा छोड़कर चला जाएगा। ये बोलती है तुम उसका नाम भी मत लो, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ना चीट कर रहा है और तुम्हें मालूम है उस जगह पर किसी का नेटवर्क नहीं आता, पर पता नहीं तुम्हारा कॉल कैसे लग गया। इधर ये डर की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है, लेकिन अपने बॉस को बताता है मैं किसी क्लाइंट के साथ हूँ, और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। मॉर्गन भी ये देख लेता है। ये लड़की मॉर्गन को लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। मॉर्गन सोचता है फालतू में ही बेतामी इस लड़की की चिंता कर रही थी, ये लड़की तो खुद ही ऐसी है। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आकर बोलता है अरे ओ तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम इस पर लाइन मार रहे हो? मॉर्गन बोलता नहीं मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था, जब तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा क्यों करते हो? इस बात पर उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। गाकियों की मदर इन लॉ के पेरेंट्स की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है, क्योंकि जब इसके पेरेंट्स बैंकक्रप्ट हो गए थे तो मदर इन लॉ ने उनकी हेल्प की थी। अपनी मॉम की बात उसके हस्बैंड को भी काफी ज्यादा बुरी लग रही होती है। इधर हैकर जीना बेतामी को पता कर बता देती है कि किस हैकर ने ये काम किया है, जिसके बाद वो अपने बॉस को बोलती है अब मैं पता लगाने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद वो उस बंदे के पास पहुंच जाती है और ये लड़का बेतामी को देखकर वहाँ से फुल स्पीड में भाग रहा होता है और बेतामी उसके पीछे भाग रही होती है। जब बेतामी थक जाती है तो देखती है स्कारलेट तो उससे भी ज्यादा तेज उस आदमी के पीछे भाग रही है। बेतामी तो उसे बस देखती ही रह जाती है। फाइनली स्कारलेट उस लड़के को पकड़ लेती है। इसके बाद उसे पता चल जाता है ये सारा काम किसने कराया है। जिसके बाद वो गाक्योंग के हस्बैंड के पास पहुंचती है और उससे पूछती है गाक्योंग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो बोलता है गाक्योंग ने नहीं बल्कि मैंने। बेतामी को समझ में आ जाता है इसकी वाइफ ने ही
हान को स्पॉन्सर करवाया था, लेकिन अपनी वाइफ को बचाने के लिए ये बंदा अपना नाम ले रहा है और मेरी बदनामी करवा दी। मुझे ट्रेन पर लाकर वो उसे माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देता है। माफी से वो नहीं होगा जो इन पैसों से हो सकता है। वो बोलती है, सच बोल रहे हो, तुम्हारी माफी झूठी हो सकती है पर पैसे हमेशा सच बोलते हैं। वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है और गाक्योंग को बताती है, देखा तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे ट्रेंड करवाया था। गाक्योंग भी अपने हस्बैंड को बेतामी से माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन बेतामी मना कर देती है और स्कारलेट को यहाँ पर बुलाती है और उसे बताती है, ये कार उस बंदे की है जिसने मेरे साथ सब कुछ किया है, इसलिए इसे तोड़ना है। जिसके बाद वो उस कार का कुचम्बर निकाल देते हैं। कार को तोड़ने के बाद बेतामी स्कारलेट को बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये कार तुम्हारे फ्रेंड गाक्योंग की थी। वो बोलती है, नहीं, ये गाक्योंग की नहीं, उसके हस्बैंड की थी और उसका हस्बैंड उससे अलग है। स्कारलेट बोलती है, तुम्हें नहीं पता, बचपन में तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब स्कारलेट हाई स्कूल में जूडो कराटे सीख रही होती है। उस टाइम पर गाक्योंग वहाँ की टॉप स्टूडेंट होती है। तभी से स्कारलेट उसकी फैन हो गई थी। इनके पूरे देश में जो कंपनी बैटरी बेचती थी, ये उनकी बेटी थी जिसने आज पढ़ाई में टॉप किया होता है और स्कारलेट ने जूडो में। उसके टीचर उसे डांट रहे होते हैं, कम से कम आज तो तुम टाई पहन कर आ जाती, क्योंकि आज उसे सबके सामने प्राइज मिलने वाला था। अभी गाक्योंग उसे अपनी टाई देकर चली जाती है। इधर बेतामी मोर्गन को उसकी कैप वापस करने के लिए आई थी, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। तभी मोर्गन की नजर उसके हाथ पर जाती है कि उसके हाथ पर चोट लगी है, जिसके बाद वो उसकी मलहम पट्टी करने लग जाता है। तभी मोर्गन का दोस्त उसे बोलता है, आप तो बिल्कुल वैसी ही लगती है जो आजकल टीवी पर काफी ज्यादा फेमस है, उसका नाम बेतामी है। ये बताती है, हाँ मैं ही बेतामी हूँ। ये तो काफी ज्यादा शौक में चला जाता है कि मैं एक सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। इनकी कंट्री में टीनेजर सबसे ज्यादा वेबटून देखते हैं और ये लोग टीनेजर को अपने यूजर्स बनाना चाहते थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि यूनिकॉर्न के जो 3 मेन वेबटून हैं, उनमें से कम ये एक को तो अपनी टीम में ले ही लेंगे। इधर जुनसू की जो गर्लफ्रेंड होती है वो एक स्ट्रीमर होती है। जुनसू देखती है कि ये किसी लड़की से बात कर रहा है और उसे बोल रहा होता है कि मैं तो अपने क्लाइंट के साथ हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड उसे किसी बहाने से वहाँ से भेज देती है और फिर उसका फोन उठा लेती है। इसके बाद वेबटून बनाने वाले जो सबसे 3 आर्टिस्ट होते हैं, उसमें से सबसे पहले वो मिस्टर किम के पास जाती है, उनके सामने बहुत बड़ा ऑफर रखने के लिए। पहले तो उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और इस चक्कर में वो 1-2 गलती भी कर देती है। वो इस आर्टिस्ट को वेबटून के बारे में बता ही रही होती है, तभी वो उसकी इंसल्ट कर देता है, तुम नहीं मुझे बेतामी बताएगी, तुमसे तो अपना ये पर्स भी नहीं संभल रहा, जो कि कितना ज्यादा अजीब है, तुम्हें तो कपड़े पहनने की भी सेंस नहीं है। बेतामी बोलती है, पर प्रोजेक्ट तो यही आपको बताएगी, अगर आपको करना है तो कीजिए, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद वो एली के साथ अपना पर्स भी चेंज कर लेती है, तुम्हें ये वाला बैग लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर स्कारलेट ने अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए अलार्म लगा रखा होता है, लेकिन तभी वो देखती है कि आज का एपिसोड तो कैंसिल हो गया है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके और उसके सारे एम्प्लॉयज के पास जोनसू की तरफ से मैसेज आता है, उसके ही फोन से, उसके ही ईमेल से, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चोरी कर लिया था। वो सबको बताती है, आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड का फोन चोरी किया, मैंने देखा कि वो स्कारलेट के साथ चैटिंग करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन मैं सभी को बता दूं कि मैं उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड हूँ और स्कारलेट सेकंड है। स्कारलेट और वो मिलकर मुझे चीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं उस स्कारलेट को हरा कर ही रहूंगी। जिसके बाद स्कारलेट आकर सबसे पहले जुनसू की धुलाई करती है, क्योंकि उसने उसे चीट किया था। तभी जुनसू के मुंह से निकल जाता है, तुम्हें किसने बताया, क्या तुम्हें बेतामी ने बताया? जिसके बाद वो बेतामी से जाकर पूछती है, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था? वो चीटर है, फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। बेतामी उसे समझाती है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं भी विक्टिम हूँ, उसने कभी मुझे भी डेट किया था और मैंने भी उसे इसी बात पर छोड़ा था कि वो मुझे चीट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो देखती है कि मोर्गन गाक्योंग के साथ आया हुआ है, इस वजह से बेतामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो उसे इग्नोर कर चली जाती है। उसके बाद वो उसके पीछे आने लग जाता है, वो उसे बोलती है, बस करो, अब मेरे और क्लोज मत आना। उसके बाद वो बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक नया इशू ट्रेंड करता है कि किसी कंपनी का लैपटॉप एकदम से एक्सप्लोड हो गया और पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इंजरी आई है, और ये लैपटॉप केयू कंपनी का था, जिसकी डॉटर इन लो गाक्योंग होती है। बैटरी बनाने का काम
गाक्यों के डैड का होता है, इसलिए उसकी सासू मोमू ने बहुत ही ज्यादा सुनाती है, तुमने हमारी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो घटिया क्वालिटी की बैटरी बनाकर, जिसकी वजह से अब हमारा नाम मार्केट में खराब हो रहा है। और गाक्यों को बोलती है इस मैटर को ट्रेंडिंग से हटा दो। गाक्यों बोलती है हमें पहले से ही इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ रही है, मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी। जिस पर उसकी सासू मोम बोल देती है ठीक है, तो तुम्हें भी अब मेरी बहू रहने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बेटा आकर बोलता है बहुत हो गया, मेरी वाइफ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे अपने घर पे जाते हुए काफी ज्यादा डर लग रहा था, पता नहीं उसकी सासू मोम आज उसे क्या सुनाएगी। तभी उसका पति उसे लेने के लिए आ जाता है। वो बोलती है मेरी हिम्मत नहीं है इस कार में बैठने की। वो बोलती है मेरे पास और कोई कार नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी दोनों फ्रेंड ने मिलकर तोड़ दी है। जिसके बाद वो उसकी कार में बैठ जाती है और उसका पति उसे एक होटल में छोड़ देता है। तुम्हारा आज घर जाने का मन नहीं होगा ना, इसलिए आज तुम यहीं पर रह लो। इधर बेतामी को बेचैनी हो रही होती है, मॉर्गन ने उसे कोई कॉल क्यों नहीं किया, हालांकि उसने ही मना किया था। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो तो कहीं घूमने के लिए निकल गया है। जिसके बाद वो भी उसके पास पहुंच जाती है और मॉर्गन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बेतामी उसे सुनाने लग जाती है मुझे नहीं मालूम था तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे, मैंने तुम्हें डांट क्या दिया, तुम तो भाग ही गए। जिसके बाद ये दोनों यहीं पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और रात को ये दोनों एक होटल में आ जाते हैं। बेतामी एक ही रूम लेती है तो मॉर्गन उसे बोलता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा क्या। जिसके बाद वो शर्टलेस होकर उसके सामने आ जाता है। बेतामी उसे बोलती है तुम ऐसे ही रहोगे क्या। वो बोलता है वैसे भी तुमने तो मुझे देख ही रखा है ना। बेतामी बोलती है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। मॉर्गन उसे बोलता है उस दिन मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था जब मैं सो के उठा था और तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए प्लीज कल तुम मुझे मुझसे पहले छोड़कर मत चली जाना। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो देखता है बेतामी वहीं पर सो रही है, लेकिन फिर वो देखता है कहीं वो मेरा ऐसा खराब फेस ना देख ले, इसलिए वो अपने फेस की डेंटिंग पेंटिंग करने लग जाता है, सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। बेतामी उसे उठकर बोलती है अभी तुम उठे थे लेकिन तुम्हारा फेस इतना ज्यादा फ्रेश कैसे लग रहा है। जिस पर वो तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है, पर बेतामी उसे बोलती है मुझे मालूम है तुम अभी अपने थोपड़े की डेंटिंग पेंटिंग करके आए हो। और इसके बाद वो ऑफिशियली अनाउंस कर देती है आज से मेरे पानी के एक्वेरियम में तुम भी एक फिश बन गए हो, इसलिए तुम अपनी लाइफ में कोई दूसरी लड़की मत लेकर आना। इधर स्कारलेट जोन्सू के पास कॉल कर कर बोलती है मुझे तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड से मिलना है, लेकिन फोन तो उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उठा रखा होता है। वो बोलती है अच्छा तुम मिस सेकंड बोल रही हो, चलो मिलते हैं। इवन स्कारलेट बेतामी को भी वहाँ बुला लेती है, क्योंकि अगर उस लड़की को पीटे तो बेतामी उसे रोक ले, क्योंकि स्कारलेट दोबारा जेल नहीं जाना चाहती थी। ये लड़की बेतामी को पहचान लेती है और बोलती है तुम तो वही हो जिसने उस एक्टर को स्पॉन्सर किया था। और ये दोनों भी उसको देखकर बोलती है ये तो वही स्ट्रीमर है। वो बोलती है मैं जुनसू की फर्स्ट गर्लफ्रेंड हूँ और ये उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम कौन हो, थर्ड गर्लफ्रेंड हो क्या। स्कारलेट उसे बताती है एक्चुअली मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो यही है कि ये दोनों 16 साल पहले एक दूसरे को डेट करते थे। डोंगसू बोलती है तुम ना फोटो में ही अच्छी लगती हो, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन स्कारलेट उसे रोक लेती है रहने दो ये हमसे 10 साल छोटी है। डोंग बोलती है फर्स्ट तो मैं हूँ और तुम सेकंड हो। स्कारलेट उसे बोलती है तुम बार बार मुझे सेकंड क्यों बोल रही हो, लेकिन अब बेतामी उसे बोलती है रहने दो ये हमसे 10 साल छोटी है। स्कारलेट उसे बोलती है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो क्या हुआ, पर तुम्हें मेरी प्राइवेसी के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए था। जिस पर वो उसे बड़े प्यार से सॉरी मांग लेती है। स्कारलेट बोलती है ठीक है हम तुमसे बड़े हैं इसलिए बिल हम पे कर देते हैं, लेकिन डोंगसू बोलती है क्यों, मैं तो स्टीमर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा फेमस हूँ और तुमसे ज्यादा सैलरी है मेरी, बिल दो मैं ही पे करूँगी। ये देखकर स्कारलेट को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद ये दोनों देखते हैं आज क्योंग क्योंग ने अपनी कंपनी में काम करने वाले सारे कार्टूनिस्ट को पार्टी में बुला रखा था, जिन्हें वो यहाँ पर छोड़कर जा रही होती है। इनमें से एक कार्टूनिस्ट का नाम गदोरी होता है, जो गोक्यूंग को बोल रहा होता है मुझे मालूम है कि आपने हम सबको एक साथ मिलाने के लिए नहीं सिर्फ उस फेमस कार्टूनिस्ट किम से मिलाने के लिए भेजा, लेकिन मैं उसके आगे पीछे उसका नौकर बनकर नहीं घूमूंगा। जिसके बाद गोक्यूंग तो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ये दोनों अंदर जाने का सोचती है ताकि एक को पटाकर वो अपनी कंपनी में ला सके, लेकिन ये दोनों पहले अपना मुखड़ा छुपा लेती हैं। अंदर आने के बाद वो लोग सुनते हैं जब कोदोरी ट्रेनिंग कर रहा था तो वो मिस्टर किम के नीचे ही काम करता, लेकिन किम ने इसके आइडियाज लेकर अपने नाम पर लॉन्च कर दिए। इसके बाद कोदोरी उससे अलग हो गया और अब इस वजह से इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है।
इधर गाक्यों का पति उससे पूछ रहा होता है तुम्हारा उस हान के साथ क्या रिश्ता है। वो बोलती है हम दोनों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हम दोनों एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो बोलता है अगर तुम कहो तो मैं उसे कोई फिल्म दिलवा सकता हूँ। इधर एक कार्टूनिस्ट बेतामी को पहचान लेती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर हमारी जासूसी करने के लिए आई हो ना। वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लेना चाहती हूँ। वो बोलती है अगर तुम मुझे ये साबित कर दो बीरो कंपनी यूनिकॉर्न से अच्छी है तो मैं खुद ही तुम्हारी कंपनी में आ जाऊंगी। इधर किम गदोरी को बोल रहा होता है अंदर तुम क्या बकवास कर रहे थे। वो बोलता है मैं सबको बता दूंगा तुमने मेरा सामान चोरी किया था। इसके बाद वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। स्कारलेट उसे बचाने के लिए आती है। तभी बेतामी स्कारलेट को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो मीडिया वालों को कॉल कर बोल देते हैं कि यहाँ पर दो कार्टूनिस्ट लड़ रहे हैं क्योंकि बेतामी चाहती थी ये मुद्दा सभी को पता चले, इन दोनों में अच्छे वाली लड़ाई हो जाए जिसके बाद उन दोनों में से कम एक उनकी कंपनी में आ जाएगा। लेकिन इन लोगों का ध्यान जुम की तरफ होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा असूलों वाली लड़की थी। इधर बेतामी को यहाँ पर एक लड़का मिल जाता है जिसके साथ वो 4 साल पहले रिलेशनशिप में थी। यहाँ पर वो अपना शादी का कार्ड देने के लिए आया होता है जो कि कभी बेतामी से ही शादी करना चाहता था लेकिन बेतामी शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इधर गाक्यों का हस्बैंड एक्टर हान के पास पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि गाक्यों के हस्बैंड को पता है कि हान और उसकी वाइफ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हान उसे बोलता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे लाइक करता हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। लेकिन गाक्यों तो उसे एक फिल्म में रोल देने के लिए आया होता है सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। इधर ड्रामे में चल रहा होता है कि आज इस एक्टर की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकता था, तो इसकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इधर ये दोनों ही कार्टूनिस्ट एक दूसरे को इंटरनेट पर गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन मोस्टली लोग कार्टूनिस्ट किम का ही साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वही ज्यादा फेमस था। ये बात बेतामी स्कारलेट को भी बता देती है सभी लोग किम की साइड है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए हम तुम्हें लेकर उसे ब्लैकमेल करेंगे और उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लेंगे। लेकिन स्कारलेट बोलती है मैं गदोरी की तरफ से गवाही देने के लिए जा रही हूँ, मुझे मालूम है उस किम ने ही उसे मारा था। बेतामी उसे बोलती है तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो, अपनी कंपनी के बारे में सोचो। वो बोलती है मैं क्यों सोचूं और तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, इतने ज्यादा लालची कैसे हो सकती हो। जिसके बाद उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, मुझे गदोरी का ही साथ देना चाहिए ना कि अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। इधर स्कारलेट जा रही होती है तभी वो एक लड़की के पीछे पुलिस को भागते हुए देखती है। वो सोच रही होती है नहीं मुझे इसे पीट कर एक बार फिर से जेल में नहीं जाना है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को रोक नहीं पाती और उसे नीचे गिरा ही देती। वो उसे पूरी तरीके से स्टार्ट कर देती है। तभी वो देखती है ये तो वही एक्टर है। जिसके बाद वो उसे और भी डांटने लग जाती है, मैंने सुना था तुम तो एक्टिंग अच्छी करते हो लेकिन तुम तो रियल लाइफ में भी घटिया आदमी निकले। वो उसे बताता है ये सब ड्रामा की शूटिंग ही चल रही है, लेकिन स्कारलेट ने तो उसे बहुत ही ज्यादा पीट दिया था। जिसके बाद सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। रियल लाइफ में ये हीरो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये देखकर स्कारलेट का तो उस पर दिल आ जाता है, तो वो उसका नंबर भी ले लेती है। यहाँ पर सभी लोग इसी का सीरियल देख रहे होते हैं कि ये अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार रहा है। जिसके बाद हॉस्पिटल की सारी आंटियां उसे मारने लग जाती है, तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो। इसके बाद स्कारलेट आकर नर्स को बोलती है मेरे एक्टर को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, देखो जरा यहाँ पर इसके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नया ही एक्टर था, इसकी सीरियल की वजह से कोई भी इसका फैन नहीं था। वो स्कारलेट को बोलता है तुमने मुझे अपना एक्टर बोला ना तो मुझे अच्छा लगा। स्कारलेट भी उसका मन रखने के लिए झूठ बोल देती है, हाँ मैं तुम्हारी फैन हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो। तभी बेतामी उसे एक मीटिंग के लिए बुलाती है जो कि गदोरी के साथ ही होती है क्योंकि अब ये लोग गदोरी का साथ देने वाले थे। ये बोलती है तुम्हें मिस्टर किम के खिलाफ जो भी बोला है बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं और ये तुम्हारी गवाही देगी। एक्चुअली भी मिस्टर किम ने उन लोगों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए बेतामी नहीं चाहती थी कि अब वो यूनिकॉर्न में भी रहे। जिसके बाद बेतामी स्कारलेट के साथ गाक्यों के पास आ जाती है और उसे बोलती है गदोरी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, आराम से कर दोगे अच्छा रहेगा वरना मैं केस कर ठीक कर ही दूंगी। गाक्यों बोलती है ठीक है वो मैं तुम्हें दे दूंगी पर इसके बदले में मुझे स्कारलेट चाहिए, तुम इसे हमारी कंपनी में भेज दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सरांगे, बाय बाय।